हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में कि किस तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर की फंक्शनलिटी और कंप्यूटर को मैनेज करने के काम में आते हैं। उसके लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर के कौन से टाइप्स काम में आते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स और सिस्टम यूटिलिटीज। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर के अंदर मौजूद सारे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सबको जो भी इसके अंदर इंस्टॉल्ड है उन सारी एप्लीकेशंस को भी मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और रन करने के लिए काम में आते हैं। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो मतलब जो ये हमारे सॉफ्टवेयर लेयर आर्किटेक्चर है उसमें बॉटम लेयर पे आता है, सबसे नीचे की तरफ, यानी कि ओएस से कम्युनिकेशन करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हमें हेल्प करता है। ठीक है, और ओएस खुद एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, यानी कि ओएस खुद भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और अदर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी ओएस की हेल्प से जो है यूजर के थ्रू इंटरेक्शन कर सकते हैं। ओके, अब बात करें तो ये हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में एग्जिस्ट करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं, हम सब जानते हैं। ठीक है, लेकिन ये कम्युनिकेशन कैसे होता है? ओएस के थ्रू। ठीक है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है इन दोनों के बीच में, इन दोनों लेयर्स के बीच में एग्जिस्ट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज, मैक ओएस और एंड्रॉइड, आईओएस, ये बेस्ट एग्जांपल है सिस्टम सॉफ्टवेयर के। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं ये सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर रहते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा, ये लाइन मैंने इसलिए ऐड करी। हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो आपका सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर रहता है, लेकिन जैसे हम सिस्टम को ऑन करते हैं या स्टार्ट करते हैं तो वहां से पूरा जो ओएस है वो रैम में ट्रांसफर किया जाता है। अब सबसे कमाल की बात यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम तो 12-12, 15-15 जीबी के आते हैं। ठीक है, और रैम होती है 8 जीबी, तो फिर कैसे सपोर्ट करता है? तो इसके लिए वर्चुअल पेज टेक्निक काम में आती है। ओएस की एक वर्चुअल कॉपी बनती है जो रैम में आती है और पूरे सिस्टम को कंट्रोल करती है। इसलिए आपने सोचा, कभी अक्सर देखा होगा कि 8 जीबी 16 जीबी रैम होने के बाद में भी कोई हेवी एप्लीकेशन हम इंस्टॉल कर लेते हैं तो वो धीरे धीरे चलती है। हम सोचते हैं इतनी रैम है फिर भी चल नहीं रहा है, क्योंकि रैम का आधा पार्ट तो हर समय जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होल्ड करके बैठा होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, हाई स्पीड, टफ टू मैनिपुलेट, यानी कि बहुत ही अच्छी स्पीड होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर की, काफी हाई स्पीड पे काम करते हैं। इन्हें मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं होता। ऑपरेटिंग सिस्टम का आप एग्जांपल ले लो, आप ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोग्रामिंग में जा ही नहीं सकते, तो मोस्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग हिडन की हुई होती है, इसलिए इन्हें मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, इन्हें डिजाइन करना भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये बहुत सारे टास्क करते हैं, तो सारे टास्क को पूरा कर सके, स्मूथली रन कर सके, इसलिए इसका डिजाइन बनाना बहुत ही टिपिकल होता है, पर बना रहे हैं लोग बात। ठीक है, ये लो लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर लिखे जाते हैं, ये बैकग्राउंड में रन करते हैं। कमाल की बात है, जैसे अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा जो सिस्टम है वो सिस्टम के पीछे बैकग्राउंड में ओएस तो चल ही रहा है, वो अदर टास्क कर ही रहा है जो होते हैं रूटीन के, और साथ के साथ वो इन एप्लीकेशंस को भी सपोर्ट कर रहा है, तो ये बैकग्राउंड में चलते हैं। ठीक है, क्लोज टू दी सिस्टम। अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो सबसे ज्यादा क्लोज कौन है? जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये हर तरह के सिस्टम के क्लोज होते हैं, हर एक सिस्टम स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं, दैट्स व्हाई इनको क्लोजेस्ट टू द सिस्टम भी कहा जाता है। इनमें चेंजेस करेंगे तो हार्डवेयर प्रॉपर्टीज भी बदल जाएगी। हार्डवेयर प्रॉपर्टीज मतलब हार्डवेयर क्या आप टास्क परफॉर्म कर रहा है उसके सॉफ्टवेयर में अगर आप चेंज करोगे तो हार्डवेयर अपना परफॉर्मेंस बदल देगा। ठीक है, वर्सेटाइल मतलब ये अलग अलग तरह के होते हैं और मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, किसी एक स्पेसिफिक नहीं। जैसे ओएस जो होता है ये मल्टीपल टास्क परफॉर्म करता है, उसी तरह के जो अलग अलग सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट साइज, कमाल की बात ये जितने टास्क परफॉर्म करते हैं अगर उन सब के लिए हम अलग अलग प्रोग्राम खुद लिखे और अरेंज करें तो काफी ज्यादा जो है मेमोरी स्पेस से घेरते हैं, लेकिन जब सिस्टम सॉफ्टवेयर जो इनबिल्ट जो कॉम्पैक्ट आते हैं इनकी साइज काफी छोटी हो जाती है, लेकिन अभी भी वो साइज 8 से 10 जीबी 15 जीबी तक रहती है। ठीक है, ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी की फैसिलिटी देते हैं हमें हार्डवेयर के साथ में और अदर सॉफ्टवेयर के साथ में। ठीक है, सबसे कमाल की बात, हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर को ना तो हैंडल करना पड़ता है ना इंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, वो खुद ब खुद चलता है। हमें ये थोड़ी कि सिस्टम ऑन करने के लिए हमें कोई बटन दबा करके पहले ओएस लोड करना पड़ेगा रैम में, हमने तो खाली सिस्टम ऑन किया वो चालू हो गया, ओएस खुद चालू हो गया। तो ना तो यूजर को इनसे कोई इंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, ना कोई कम्युनिकेशन, ना इन्हें हैंडल करना पड़ता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर खुद ब खुद रन करते हैं। सेल्फ मेंटेन, जब हमें इनमें कोई इंटरफेयर नहीं करना, हमारे इनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं है तो इनके मेंटेनेंस का भी हमें कोई इशू नहीं रहता है। सेल्फ मेंटेन रहते हैं, अपने अंदर होने वाले किसी भी तरह की गड़बड़ को डिटेक्ट करने के और दूर करने के लिए पहले से इनमें प्रोग्राम इंस्टॉल किए जाते हैं। फिर भी अगर इन्हें एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो ये पॉपअप मैसेज के थ्रू या फिर वार्निंग मैसेज के थ्रू हमें शो कर देते हैं। ऑटो अपडेट, जब भी किसी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का अपडेट आएगा और अगर आपकी डिवाइस ऑनलाइन कनेक्टिविटी में है तो वो खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा। हालांकि स्मार्ट आजकल जो है यूजर की पहले परमिशन मांगी जाती है कि भैया अपडेट अवेलेबल है क्या, इंस्टॉल करना है क्या। ठीक है, बाकी अदरवाइज ये ऑटो अपडेट फैसिलिटी पे चलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। मैनेजमेंट एंड फंक्शनलिटी ऑफ कंप्यूटर।
कंप्यूटर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, जितने भी एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट है, चाहे हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो या नेटवर्क हो, इन सबको मैनेज करना ये कंप्यूटर मैनेजमेंट में आता है। इसके लिए विंडोज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि कंप्यूटर के अंदर ओएस में इनबिल्ट आते हैं। अब फंक्शनैलिटी की बात करें, फंक्शनैलिटी का मतलब क्या है कि हर एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो भी सिस्टम में अटैच्ड है, एसोसिएटेड है, उन सबका ऑब्जेक्टिव अलग अलग है और वो सब अपने ऑब्जेक्टिव को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। ठीक है, कैसे मैं बताता हूँ। डिस्प्ले स्क्रीन का काम है डिस्प्ले करना, वो प्रोसेसिंग नहीं करेगी। सीपीयू का काम है प्रोसेसिंग करना, वो प्रोसेसिंग करेगा, अदर पार्ट्स में नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हर एक डिवाइस, हर एक ऑब्जेक्ट, चाहे सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो, इन सब के अलग अलग ऑब्जेक्टिव है। सब अपने ऑब्जेक्टिव से बिल्कुल जो है स्टिक्ड रहते हैं और वही टास्क परफॉर्म करते हैं जिसके लिए इनको बनाया गया है। ये किसी और ऑब्जेक्ट के टास्क को ना ही परफॉर्म करते हैं, ना ही उसमें कोई इंटरफेयर करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इन दोनों ही ऑपरेशन के लिए, ठीक है, मेनली टोटल मिलाकर के 4 टाइप के जो है हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर काम में लिए जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, सिस्टम यूटिलिटीज एंड फर्मवेयर सॉफ्टवेयर, इन चारों को इस्तेमाल किया जाता है ताकि कंप्यूटर मैनेजमेंट और फंक्शनैलिटी दोनों ही प्रॉपर वे में वर्क करती रहे। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, पर यहाँ पे मैं शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। ठीक है, ये एक टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है, उनके बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम्स मौजूद है उन सब के लिए रूटीन सर्विसेज मेंटेन करता है। ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बीच में एक लिंक का काम करता है, साथ के साथ ये यूजर और कंप्यूटर के बीच में भी एक लिंक, एक इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा पूरे कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम्स अवेलेबल उनके कब कब कौन कौन से क्या क्या एग्जीक्यूशन हो रहे हैं उन सब का भी रिकॉर्ड रखता है और उनमें डेली बेसिस पे रूटीन पे जो भी जो है एग्जीक्यूशन करने उन्हें कंट्रोल करता रहता है सेल्फ, बिना हमारे यूजर के गाइडेंस के। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ खासियतें हैं। अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट टास्क जो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, एरर डिटेक्टिंग और शेड्यूलिंग। ठीक है, इन सब के ऊपर हम सेपरेट वीडियोस बना चुके हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। अब बात करते हैं डिवाइस ड्राइवर की। देखिए, हर वो डिवाइस, हार्डवेयर डिवाइस जो कंप्यूटर से अटैच करी जाती है, उसका खुद का एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है जो कि उस डिवाइस को कंप्यूटर में मौजूद ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है और इसकी मदद से ही, डिवाइस ड्राइवर की मदद से ही वो इंडिविजुअल हार्डवेयर जो है कंप्यूटर का एक हिस्सा बन जाता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को जो डिवाइस के अंदर जो स्पेसिफिक डिवाइस ओरिएंटेड होते हैं, वो डिवाइस के साथ आते हैं, उन्हें ही डिवाइस ड्राइवर्स बोला जाता है। जैसे कि कीबोर्ड और माउस, अगर आप वायर्ड वाले कीबोर्ड माउस यूज कर रहे हैं तब तो ओएस उन्हें हैंडल करेगा क्योंकि ओएस के अंदर इनबिल्ट ड्राइवर्स आते हैं इनके लिए। लेकिन अगर आप पेन ड्राइव या फिर यूएसबी वाले जो है या ब्लूटूथ वाले अगर आप कीबोर्ड और माउस इस्तेमाल करते हैं तो उनके डिवाइस ड्राइवर्स इन दोनों ही हार्डवेयर के अंदर मौजूद होते हैं और जैसे हम उन्हें सिस्टम से कनेक्ट करते हैं सबसे पहले डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल होता है। अगर आपने कभी पेन ड्राइव अटैच करी होगी और आपके सिस्टम की प्रोसेसिंग स्लो है तो वहां पे दिखता है मैसेज, पॉपअप विंडो दिखती है जिसमें दिखता है इंस्टॉलिंग डिवाइस ड्राइवर्स, यानी कि पेन ड्राइव के जो डिवाइस ड्राइवर्स हैं वो इंस्टॉल किए जा रहे हैं सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो ये डिवाइस ड्राइवर्स जो होते हैं सिस्टम के हार्डवेयर के साथ में आते हैं और कभी कभी ये हार्डवेयर से जो है एक्सटर्नल लेवल पे अलग से मौजूद होते हैं। तो आपको जैसे आपने कोई माउस या कोई भी डिवाइस आपने अटैच करी, अगर उसके अंदर इनबिल्ट डिवाइस ड्राइवर नहीं है तो आपको उस कंपनी की वेबसाइट पे जाकर के वहां से उसका डिवाइस ड्राइवर डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा और या फिर उस हार्डवेयर के साथ में या तो उसके फ्लैश ड्राइव में या फिर सीडी के अंदर उसका सॉफ्टवेयर आया होगा, वो डिवाइस ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है, और कुछ डिवाइसेस के ड्राइवर्स जो है पहले से ही ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, सिस्टम में मौजूद किसी भी तरह के डिवाइस के अंदर कोई भी ट्रबल शूटिंग होती है तो उसका डिवाइस ड्राइवर ट्रबल शूटिंग को सॉल्व करता है। ठीक है, और साथ के साथ ये जो होते हैं, क्या बोलते हैं, अगर हम बोले तो डिवाइस ड्राइवर का सबसे मेन और मेजर टास्क क्या है कि उस पूरे कंप्यूटर सिस्टम में उससे जुड़ी हुई जो डिवाइस है उसका पूरा ध्यान रखे, उसकी केयर करे एंड देन उससे जुड़े किसी भी तरह की प्रॉब्लम को जो यूजर को शो करे। ठीक है, तो ये होता है डिवाइस ड्राइवर्स। अब बात करते हैं सिस्टम यूटिलिटीज की। सिस्टम यूटिलिटीज का मतलब क्या हो गया कि वो फैसिलिटी जो कि सिस्टम के अंदर इनबिल्ट आती है, ओएस के अंदर पहले से ही एम्बेडेड होती है और सिस्टम को कंट्रोल करने के काम में आती है, इसलिए इनको सिस्टम यूटिलिटीज बोलते हैं। हालांकि कुछ सिस्टम यूटिलिटीज को हम एक्सटर्नली इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो अगर बात करें तो ये कंप्यूटर के मेंटेनेंस के लिए काम में आते हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर के अंदर जो डेटा मौजूद है, प्रोग्राम मौजूद है, उनको सपोर्ट करने के लिए, उन्हें एनहेंस करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, सबसे अगर हम बेहतर बात करें तो बेसिक और जो कॉमन सिस्टम यूटिलिटीज है ये ऑलरेडी ओएस के अंदर इनबिल्ट होती है, जैसे कि फायरवॉल जो कि एज एंटीवायरस भी वर्क करती है, प्रोग्राम फाइल जो सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट लगती है, कंट्रोल पैनल हो गया। ठीक है, डेटा कंप्रेशन जो यहाँ लिखा हुआ है देखिए इस तरह से और भी है। ठीक है, और अगर इसके बावजूद भी कोई और सिस्टम यूटिलिटी की कस्टमर को या क्लाइंट को या यूजर को रिक्वायरमेंट है तो वो एक्सटर्नली भी इन सिस्टम यूटिलिटीज को अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकता है, इंस्टॉल कर सकता है। तो कुछ मेजर जो है यहाँ लिखा गया है, एंटीवायरस, प्रोग्राम फाइल्स, कंट्रोल पैनल, डेटा कंप्रेशन,
क्रिप्टोग्राफिक, ठीक है, डिस्क कंप्रेशन, डिस्क पार्टीशनिंग, डिस्क क्लीनर्स, बैकअप एंड रिस्टोर, सिस्टम प्रोफाइलिंग एंड नेटवर्क मैनेजर्स। तो ये सिस्टम यूटिलिटीज में आते हैं, ठीक है। बात करें फर्मवेयर सॉफ्टवेयर की, तो ये ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर होते हैं। कमाल की बात ये है कि ये ना तो किसी चिप पे होंगे, ठीक है, और ना ही जो है ये किसी एडिशनल ड्राइव में होंगे, बल्कि ये डायरेक्ट कंप्यूटर मदरबोर्ड पे इंस्टॉल होते हैं। हालांकि वहां पे भी चिप ही लगाई जाएगी, लेकिन वो चिप को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो डायरेक्टली जो है वहां पे लगाई जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है रोम, ठीक है, फ्लैश या फिर रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, ठीक है, मेमोरी चिप्स, ये सब इसके एग्जांपल है, ठीक है। अब सबसे कमाल की बात क्या है कि ये जो एप्लीकेशन है, ये जो सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, ये मदरबोर्ड पे एग्जिस्ट करते हैं, मदरबोर्ड के अंदर मौजूद चिप में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम को मदद करते हैं बाकी सारे हार्डवेयर को फाइंड आउट करने के लिए, सिस्टम को रन करने के लिए। यानी कि ये ओएस का बैकबोन है, जो ओएस को गाइडेंस देते हैं कि कौन कौन सा हार्डवेयर है, उसको कैसे एक्सेस करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, कैसे क्या नेटवर्किंग कैसे चल रही, करंट डेट क्या चल रहा है, ठीक है। ये पूरे ओएस को अप टू डेट रखते हैं। और इनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, मैनेज एंड कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल डिवाइसेज। जितनी भी डिवाइसेज हैं, चाहे वो सिस्टम के अंदर इनबिल्ट है या एक्सटर्नल लगाई गई है, उन सबको मैनेज और कंट्रोल करना। ये दो मेन चिप्स में यूज किया जाता है। एक होती है बायोस चिप, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। दूसरा होता है यूईएफआई, यूनिफाइड एक्सटेंडेड फर्मवेयर इंटरफेस, ठीक है। दोनों का मेन फंक्शन क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। पहले बात करते हैं बायोस की। ये जो है एक सिस्टम प्रोग्राम, ये जो है एक सिस्टम प्रोग्राम की तरह वर्क करता है, जिसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, बूटिंग प्रोसेस के लिए। मैंने आपको बताया था ना, जब अगर सिस्टम में ओएस ना हो तो सिस्टम फर्स्ट टाइम चलता कैसे, रोम की मदद से। तो रोम किस चीज को सपोर्ट कर रही है, बायोस को, ठीक है। तो ये जो बायोस है, ये रोम की मदद से बूटिंग प्रोसेस को जो है अंजाम देता है। साथ के साथ जितनी बार भी हम सिस्टम जो है स्टार्ट करते हैं, तो हर बार सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में ओएस को ला करके लोड करना, ये काम भी बायोस करता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो बायोस जो है वो रोम चिप के लिए सब्स्टिट्यूट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि रोम चिप पे डिपेंडेंट नहीं है। मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि आप रोम चिप इंस्टॉल करें ही करें, आप डायरेक्ट बायोस चिप भी, यानी कि जो चिप है जिसमें बायोस के ऑपरेशन है, डायरेक्ट वो भी इंस्टॉल करते हैं। बट रोम ऑलरेडी ये काम परफॉर्म कर लेती है, ठीक है। रोम जो है हर मदरबोर्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, रीड ओनली मेमोरी जिसके हम बोल सकते हैं, ठीक है। मदरबोर्ड जो है, ठीक है, तो ये जो ये मदरबोर्ड फर्मवेयर एक्टिविटीज जो है, ये सारे कंपोनेंट जितने भी, देखिए सिंपल सा अगर मैं इसको सिंपल करता हूं, आपने सिस्टम ऑन किया, आपने ऑन करने का बटन दबाया, सिस्टम ऑन होता है तो हमें तो डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम दिखता है, लेकिन हकीकत में सिस्टम ऑन करते ही सबसे पहले बायोस एक्टिव होगा, ये मदरबोर्ड का इन्फॉर्मेशन देगा, जितने भी हार्डवेयर अटैच्ड हैं सबको चेक करो, सब कुछ ओके फंक्शनली सब प्रॉपर फंक्शनिंग करना है, ठीक है, सबको एक्टिव करो। उसके बाद में अब भाई ये जाएगा सेकेंडरी मेमोरी के पास, वहां से ओएस को लेकर के रैम में इंस्टॉल करेगा, और फिर ओएस को कहेगा भाई अब एक्टिव हो जाओ, सब हार्डवेयर को कंट्रोल करो, सारे सॉफ्टवेयर चेक करो प्रॉपर वर्क कर रहे कि नहीं कर रहे। यानी कि ये सब कुछ बायोस कंट्रोल कर रहा है। ये पूरा बूटिंग, ये कहलाता है बूटिंग प्रोसेस। हर बार जब भी हम सिस्टम ऑन करते हैं वो बूटिंग प्रोसेस हर बार होता है। तो ये सारा काम कैसे कंप्लीट होता है, बायोस की मदद से। अगर आप बायोस निकाल दें सिस्टम में से, अगर सिस्टम चलेगा ही नहीं। आप लोगों ने बायोस देखा होगा, जब सिस्टम हम ऑन करते हैं तो ऑप्शन आता है F12 फॉर बायोस, कुछ में आता है F8 फॉर बायोस, ठीक है। अगर आप वो क्लिक करते हैं तो बायोस एक्टिव हो जाता है और आपको दिखता है ब्लू कलर की विंडो में मल्टीपल कमांड लाइन इंटरप्रेटर की तरह, या फिर अगर हम बात करें ये बिल्कुल डोज विंडो की तरह हमें ब्लू कलर की या ब्लैक कलर की स्क्रीन में मल्टीपल ऑप्शन दिखते हैं, जिसके थ्रू हम डायरेक्ट हमारे सिस्टम के सारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये होता है बायोस। अब अगर बात करें हम UEFI या फिर द यूनिफाइड एक्सटेंडेबल फर्मवेयर इंटरफेस, तो ये बायोस का रिप्लेसमेंट है। देखिए बायोस एक तरह से आप मान सकते हैं अब ओल्ड टेक्नोलॉजी होता जा रहा है, तो उसकी जगह जो एक्सटेंडेड या स्मार्ट वर्जन लाया गया है वो कहलाता है UEFI, ठीक है। ये भी सेम वही काम करता है जो कि बायोस करता है, यानी कि ये सारे फर्मवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच, ये सारे जो है क्या बोलते हैं, फर्मवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन और इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस को भी बढ़ावा देता है, यानी कि आप और भी इनबिल्ट या एक्सटर्नल फर्मवेयर एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। बायोस में एक लिमिटेशन है, बायोस में इनबिल्ट जिन डिवाइसेस को जो है उनके ड्राइवर पहले ही डाल दिए जाते हैं, बायोस उनको तो इजीली आइडेंटिफाई कर लेता है, लेकिन जो अदर डिवाइसेस होती है उनको सिर्फ ओएस ही फाइंड आउट कर सकता है। सपोज क्या हुआ, पेन ड्राइव लगी रहेगी, मैंने सिस्टम शट डाउन कर दिया, फिर मैंने सिस्टम ऑन किया तब भी पेन ड्राइव लगी हुई है, तो बायोस जो है उस पेन ड्राइव को एक्सेस नहीं कर पाएगा, ना ही फाइंड आउट कर पाएगा, ठीक है। वो क्या करेगा, वो ओएस तक लोड करके पूरा काम छोड़ देगा, फिर उसके बाद ओएस जो है वो पेन ड्राइव को फाइंड आउट करता है। लेकिन आपका UEFI क्या करता है, वो उस पेन ड्राइव को एक बार हमने इंस्टॉल किया, UEFI उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर लेता है और उसको आइडेंटिफिकेशन नंबर दे देता है। अब अगर वो पेन ड्राइव लगी हुई है तो उसको UEFI जो है आइडेंटिफाई कर लेगा, और अगर आप रैंडमली भी उसको लगाते हैं तो भी वो उसको डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर लेगा। यानी कि हर बार उस पेन ड्राइव के जो है सिस्टम ड्राइवर डिवाइस ड्राइवर जो इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, प्लस सिस्टम उसे उस पेन ड्राइव को अपना खुद का पार्ट मान के चलेगा,
ठीक है। और ये अगर हम बात करें तो ये जो है ऑपरेशनल एनवायरनमेंट देता है ओएस के लिए और बूट टाइम एप्लीकेशंस के लिए और सर्विसेज के लिए। तो इसका टास्क बिल्कुल बायोस की तरह ही है, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में हमने देखा कैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो अलग अलग ऑपरेशंस की मदद से पूरे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर भी अगर आपके मन में अभी भी अगर कोई डाउट रह गया है, कोई क्वेरी है या कोई सजेशन या कोई फीडबैक है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हमने इस वीडियो के नोट्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल कराए हैं, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा। अभी तक हमने जितने वीडियोस बनाए हैं उनके लिंक और उनके नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।